दोस्तों, स्वागत है आपका भय का अनुभव में। मेरा नाम है बिमान समीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं डर की कुछ अनोखी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। देवलाली गांव में सुबह के 8 बजे थे। वैशाली अपने घर से निकलकर मंदिर की ओर जा रही थी। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर पूछा, अरे वैशाली, क्या तुम्हारे पति के ऊपर से उस चेटकिन का साया उतर गया? दोस्तों, मराठी में चुड़ैल को चेटकिन कहा जाता है। ये सुनते ही वैशाली वहां से जल्दी जल्दी चलकर निकल जाती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और उसके पास बैठकर उसे पूछती है, बेटी क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? जैसे ही वह उसे पूछती है वह और जोर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद खुद को शांत कर वह उसे बताती है कि आज से कुछ साल पहले मेरे पति एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर की नौकरी पे लगे थे। घर की आर्थिक हालत सही नहीं होने की वजह से वह दिन रात काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उनको मुंबई से कुछ पैसेंजर्स को लाने भेजा गया था। मेरा पति रमेश उनको लाने के लिए शाम को देवलाली से निकल गया था और करीब 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। मुंबई पहुंचकर उसे पता चला कि जिन लोगों को वह लेने गया है उनकी फ्लाइट लेट हो गई। इसी वजह से उसे वहां रुकना पड़ा। अपने पैसेंजर्स का वेट करते हुए रमेश की मुलाकात कुछ और ड्राइवर्स के साथ हुई और वह सारे एक जगह बैठकर पत्ते खेलने लगे। पत्ते खेलते हुए उनमें से एक ड्राइवर ने अपने साथ घटे एक हॉरर घटना के बारे में बताया। वह बोला, एक दिन वह देर रात को एक पैसेंजर को लेने आया था। उस पैसेंजर ने ट्रिप कैंसिल कर दिया और मुझे अकेले ही देर रात को वापस जाना पड़ा। और जब मैं मुंबई से बाहर निकला मुझे हाईवे पे एक औरत ने हाथ दिखाकर रोका। मुझे अजीब लग रहा था, इतनी रात गए एक अकेली लड़की हाईवे पे क्या कर रही है। यह सोचकर मैंने गाड़ी धीमी की और गाड़ी का कांच उतार कर उससे पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? वो बोली, आगे तक छोड़ दीजिए, सामने वाले गांव में रहती हूं। मैंने उससे कुछ पैसे देने के लिए बोला। वो मान गई और जैसे ही वो पीछे की सीट की ओर बढ़ी मैंने मिरर देखा, पर मुझे वो मिरर में दिखाई नहीं दी। वह देखते ही मैंने जल्दी से गाड़ी लॉक की और वहां से स्पीड से भाग निकला और कसम खाई, आज के बाद कभी भी रात को किसी के लिए भी गाड़ी नहीं रोकूंगा। उसकी बात सुनकर बाकी के सारे ड्राइवर हंसने लगे और बोले, हम तो कितनी बार अलग अलग पैसेंजर्स उठा लेते हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे ही पत्ते खेलते हुए और बात करते हुए काफी वक्त गुजर गया था। रमेश के पैसेंजर्स का अभी भी कोई अता पता नहीं था। रात के 10 बज चुके थे कि तभी उसे एजेंसी से कॉल आया कि आने वाले पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उसे वापस आने को कहा गया। रमेश रात का खाना खाकर वहां से निकला। मुंबई से निकलते निकलते लगभग उसे 2 घंटे लग गए। शहर से बाहर आकर हाईवे पर जब वो पहुंचा उसकी आंख लगने लगी। उसने गाड़ी एक ढाबे पे रोका और सोचा चाय पी लेता हूं। वह जैसे ही ढाबे के अंदर गया वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई पर बहुत देर तक कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर दूर एक खटिये पे बैठे 3 औरतों पे पड़ी। उसने सोचा जाकर उनको पूछता हूं कि यहां कोई है या नहीं और साथ ही पूछ लूंगा चाय मिलेगी कि नहीं। यह सोचते हुए वह उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वहां एक लड़का आ जाता है और उससे कहता है, क्या चाहिए आपको, वहां कहाँ जा रहे हो? रमेश बोला, कब से आवाज दे रहा हूं, कोई आया ही नहीं, चलो छोड़ो, चाय मिलेगी? वह लड़का बोला, जरूर, और भागकर चाय लेकर आया। रमेश ने चाय पिया और थोड़ी देर बाद वहां पर आराम करके वहां से चल दिया। रात काफी हो चुकी थी। हाईवे पूरा खाली था और बहुत कम गाड़ियां रास्ते पे थी। देखते ही देखते रमेश घाटी के रास्ते पे पहुंच गया था। अंधेरे से भरा वो घाटी का रास्ता और वो देर रात का समय अपने आप में खौफ से भरा हुआ था। रमेश पहली बार इतनी रात को ट्रैवल कर रहा था। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी कि उसको इस काम की वजह से उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत करना चाहता था अपने परिवार के लिए। वह अपने इस विचारों में डूबा हुआ था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक से 3 औरत आ जाती हैं और वह जोर से ब्रेक लगाता है।
और वो देखता है कि ये वही 3 औरत हैं जिन्हें उसने ढाबे पे देखा था। वह तीनों औरत ने उससे कहा कि हमको एक ट्रक वाले ने यहां तक लिफ्ट दिया था और आगे चला गया। क्या आप हमको आगे वाले गांव के पास छोड़ देंगे? रमेश ने सोचा ये लोग इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए। फिर वह सोचा शायद जब मैं ढाबे पे रुका था उसी वक्त ये निकल गए होंगे। रमेश ने पूछा आप लोग इतनी देर रात को ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? वो बोले कि हमारे किसी रिलेटिव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके परिवार में कोई नहीं है तो हमें जाना पड़ा। रमेश ने सोचा इतनी रात को बेचारे किसी की मदद करके घर जा रहे हैं तो मैं भी इनकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं, और उसने उनको पीछे बैठने को बोला। वो तीनों पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। वो तीनों रमेश से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और रमेश बड़ी सरलता से उनके सवालों का जवाब दे रहा था। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि थोड़े दूर ही सही, इनसे बात करते हुए समय जल्दी बीत जाएगा। रमेश उन तीनों से बात करते हुए आराम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे वही 3 औरत आ गई। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने पीछे पलटकर देखा, वह तीनों पीछे की सीट पे बैठकर रमेश को घूर रही थी और सामने भी वही 3 खड़ी थी। रमेश डर से सिहर उठा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। रमेश अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। रमेश ने सोचा वो वहां से गाड़ी भगाकर निकल जाए। रमेश ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर को दबाया पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। रमेश ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागना चाहा पर गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुला। रमेश ने देखा उनकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी और देखते ही देखते वो तीनों भयानक रूप में आ गई। उनकी लंबी चोटी किसी सांप की तरह लहरा रही थी। रमेश उनको देखकर अधमरा सा हो गया था और उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। रमेश की हालत देखकर वो तीनों ठहाके मारकर हंसने लगी। वो तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और एक दूसरे के कंधे पे सवार हो गए और सड़क के किनारे वाले जंगल की ओर भागने लगे और सामने एक ऊंचा लंबा पेड़ था। वह तीनों उस पेड़ पर चढ़ गए और किसी अजीब जानवर की तरह जल्दी जल्दी ऊपर चले गए। ये सब देखने के बाद से रमेश आज तक सदमे में है और सारा दिन वही वाकया दोहराते रहता है। इसी वजह से गांव वालों को लगता है उस पे डायन का साया है। सारी कहानी जानने के बाद वो बूढ़ी औरत वैशाली के हाथ में मंत्र पड़ा हुआ एक छोटा सा फूल रख देती है और साथ ही उसे एक पुड़िया निकाल कर देती है और उसे कहती है इसे अपने पति के सर पर रख देना और ये उसके माथे पे लगा देना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वैशाली को कुछ समझ नहीं आता है। वह उस बूढ़ी औरत को पूछती है कि आप कौन हैं? वो उसे बिना कुछ बोले उसके सर पर हाथ रख कर वहां से चली जाती है। वैशाली को उस औरत की बातों में पता नहीं क्यों यकीन होने लगता है और वो जल्दी से वहां से घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर वो अपने पति के सर पर वो फूल रखती है और उसके माथे पे उस पुड़िया से निकालकर कुछ रगड़ देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रमेश ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।